हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3। हमने लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या बताया था, आपको साल्ट के बारे में बताया था, और लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको वर्नर थ्योरी के बारे में बताई थी। ठीक है, वर्नर थ्योरी के बारे में बताई थी। आज फिर से उसी को थोड़ा सा रिपीट करके, ठीक है, आपको पढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 3। इसमें आपको कंप्लीट करेंगे जो उसमें पार्ट आपका छूट गया है वर्नर थ्योरी का। ठीक है, और पहुंचेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड पे। लिगेंड के बारे में आज लिगेंड का क्लासिफिकेशन भी कर लेंगे, कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, कुछ रह जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने आपको क्या बताया था वर्नर थ्योरी में, एक बार रिपीट कर देता हूँ। वर्नर थ्योरी में हमने आपको बताया था कि वर्नर थ्योरी ने 2 पोस्टुलेट दिए थे। ठीक है, उन्होंने बताया एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। फिर उन्होंने बताया जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होती है, किसकी? सेंट्रल मेटल एटम के। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि इसमें सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है, वो भी किसके? सेंट्रल मेटल एटम के। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को हमने डिफ्रेंशिएट किया था। हमने बोला था जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होती है, किसके? सेंट्रल मेटल एटम के। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है, किसकी? सेंट्रल मेटल एटम के। फिर हमने आपको बताया था जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये आयोनाइजेबल होती है, टूट जाती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये नॉन आयोनाइजेबल होती है। फिर हमने आपको बताया था जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये नॉन डायरेक्शनल होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है? ये डायरेक्शनल होती है। फिर हमने आपको बताया जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ज्योमेट्री को नहीं बताती है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है ज्योमेट्री को बताती है। फिर हमने आपको बताया जो प्राइमरी वैलेंसी होती है केवल एनायनिक टाइप के लिगेंड ही रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सेकेंडरी वैलेंसी में चाहे एनायनिक हो, चाहे कैटायनिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, सबको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबको बताता है। आपका जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इस प्राइमरी वैलेंसी को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, और सेकेंडरी वैलेंसी को मैं सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। इतनी सारी बातें मैं आपको लिखा दी थी और बढ़िया से आपको समझाया था। ठीक है, ये सब सारी बातें मैं आपको अच्छे से समझाया था। आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और मैंने आपको कॉम्प्लेक्स बनाना भी सिखाया था, कॉम्प्लेक्स बनाना बताया था। हमने एनसीईआरटी में 2 टेबल था, एनसीईआरटी में 2 टेबल है, एनसीईआरटी में 2 टेबल है। हमने फर्स्ट टेबल लिया था कोबाल्ट वाला, ठीक है, जो कि हमने कॉम्प्लेक्स बनाना सीखा, सारी बातें हमने बनाना सीखी थी। हमने फिर एनसीईआरटी के दूसरे टेबल पे गए थे। एनसीईआरटी का आपको कुछ भी छूटेगा नहीं। अब देखिए ये जो दूसरा टेबल है एनसीईआरटी का, वो टेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट वाला टेबल भी इंपॉर्टेंट है जो दिया है आपका COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, COCl3.4NH3, COCl3.3NH3। तो मैंने इसका आपको कॉम्प्लेक्स बनाना सिखा दिया था। फिर हमने एनसीईआरटी के सेकंड टेबल पे गए, तो यहाँ पे हमने कुछ बातें की थी आपसे। क्या यहाँ पे हमने कहा था जैसे PdCl2.4NH3, अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं किसके साथ? एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 के साथ, एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 के साथ, तो कहता है कितना मोल AgCl बनेगा, कहता है कितना मोल AgCl बनेगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स बनाना आना चाहिए। अगर आपको कॉम्प्लेक्स बनाने नहीं आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, इसको याद कर जाना है ना, इसको याद कर जाना है। हमने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स बनाते समय जो PD होता है, अगर PD अमोनिया के साथ है और Cl के साथ है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेके जाता है। कितना? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेके जाता है। ये मैंने बातें आपको बता रखी थी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेके जाता है। तो इसका कॉम्प्लेक्स बनाइए तो सबसे पहले आपको बड़ा स्फीयर बनाना है। ठीक है, इस बड़े स्फीयर में सबसे पहले आप रखेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, रख दिया। ठीक है, आपको कितना कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा करना है? 4, क्योंकि अमोनिया भी है, Cl भी है, PD अमोनिया और Cl के साथ है। ठीक, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पूरा करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पूरा करते समय हमने आपको बताया था कि सबसे पहले अप्रोच आपका न्यूट्रल लिगेंड का होना चाहिए। सबसे पहले आप किसको रखना चाहेंगे? न्यूट्रल लिगेंड को। अगर न्यूट्रल लिगेंड नहीं है
तब आप जाएंगे एनायनिक लिगेंड के पास। ठीक है, तो न्यूट्रल लिगेंड है, वो भी 4 न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पे हो जाएगा NH3, क्या हो जाएगा NH3 का 4। ठीक है, अब बाकी आप कहेंगे सर बाकी Cl का क्या करें, इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो गया। तो हम आपको बोले थे कि बाकी Cl को उठा के बाहर फेंक दीजिए, ये जो इस Cl को मैंने उठा के बाहर फेंक दिया, ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन गया आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आप यहाँ पे लिखिए सबसे पहले PdNH3, इसको याद रखना है, PdNH3 का 4। ठीक है, और Cl2। हमने आपको बोला था उतना ही मोल AgCl बनेगा जितना मोल Cl बाहर होगा। तो कितना मोल Cl बाहर, कितना मोल Cl बाहर, कितना मोल Cl बाहर है, केवल 2 ही है ना, तो 2 मोल AgCl बन जाएगा, 2 मोल AgCl बन जाएगा। अब कहोगे सर AgCl कहाँ से आता है, तो Ag यहाँ से आता है, Ag यहाँ से आता है और Cl यहाँ से आता है, तो यहाँ से 2 मोल आप AgCl बन जाएगा। हालांकि NCERT में आपका कॉम्प्लेक्स बना के नहीं दिया है, आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देगा, नीट एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स बना के नहीं देंगे, वो कभी भी आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स बना के नहीं देंगे। जब भी आपको देंगे आपको ऐसा करके ही देंगे, ताकि आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में भी सोचना पड़े, कॉम्प्लेक्स के बारे में सोचना पड़े, तो आपको हमेशा ऐसे बना के देंगे। ठीक है, इसलिए आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या करना है, इसको नोट करना है, नोट करिए। फिर हमने आपको बताया था दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स NCERT का। आप NCERT का टेबल देखेंगे तो उस टेबल में 2 टेबल दिया है, एक CO वाला जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको भी बता चुका हूँ लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, अगला था NiCl2.6H2O। तो आप याद रखेंगे, इसमें भी वही चीज़ें पूछेगा, कहेगा अगर इसका रिएक्शन एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से करवाया जाए, AgNO3 से करवाया जाए तो कितना मोल AgCl बनेगा, तो कितना मोल AgCl बनेगा। तो सबसे पहले मोल AgCl बनाने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी निकिल Cl के साथ होता है और वाटर के साथ होता है तो क्या होता है, हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेके जाता है। क्या लेके जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेके जाएगा, मैंने ऐसे आपको बता रखा है। तो बनाइए कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले बड़ा बड़ा आपको स्फीयर बनाना है, इसमें सबसे पहले किसको रखेंगे, निकिल को रखेंगे। ठीक है, आपको कितना कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा करना है, 6 पूरा करना है। ठीक, 6 पूरा करना है। तो सबसे पहले आपको अप्रोच क्या होनी चाहिए, न्यूट्रल लिगेंड की अप्रोच होनी चाहिए। और वाटर क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो सारे कितना न्यूट्रल लिगेंड है, तो सभी के सभी को आप उठा लीजिए, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया पूरा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया पूरा। अब कहेंगे सर Cl का क्या करें, तो हम बोलेंगे Cl को उठा के बाहर फेंक दीजिए। ठीक है, उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक है, ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स, ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे लिखिए NiH2O का 6, ठीक है, Cl2। 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जितना मोल Cl बाहर होगा उतना ही मोल AgCl बनेगा। तो कितना मोल AgCl बनेगा, यहाँ से 2 मोल AgCl बन जाएगा, क्योंकि कितना Cl बाहर है, 2 Cl बाहर है, इसलिए यहाँ से 2 मोल AgCl बन जाएगा। इसको भी नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको एक टेबल में कर देंगे, उसी को याद कर जाना है। ठीक, नोट करिए। अब देखिए अगला कॉम्प्लेक्स क्या है NCERT में, अगला कॉम्प्लेक्स क्या है, अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला है आपका PtCl4.2HCl, ये कॉम्प्लेक्स है आपका PtCl4.2HCl। इसमें कहेगा अगर एक्सेस मोल ऑफ AgNO3, ठीक है, अगर इसका रिएक्शन एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से कराया जाए तो कितना मोल AgCl बनेगा। क्या कहेगा, कितना मोल AgCl बनेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा।
तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जब भी पीटी सीएल के साथ होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेके जाएगा। ठीक, बनाइए, देखिए। तो सबसे पहले बनाएंगे बड़ा बड़ा घर, क्योंकि बिना कॉम्प्लेक्स बनाए आप बता ही नहीं पाएंगे कितना मोल एजीसीएल बनेगा, क्योंकि काउंटर आयन जितना बाहर होता है उतना ही मोल एजीसीएल बनता है। ठीक है, बाहर वाला। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले रखेंगे पीटी को। अब पीटी का कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना? 6। तो यहाँ पे देखिए आपके पास न्यूट्रल लिगेंड तो है नहीं, केवल है एनायनिक लिगेंड, उसी को अंदर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6Cl आप अंदर लिख लेंगे। कितना? ये PtCl6 ये अंदर रखेंगे, PtCl6 आप इसको अंदर रखेंगे। ठीक है, ऐसे इस तरीके से बड़ा बड़ा घर। ठीक है, PtCl6 ऐसे रख लिया, PtCl6। अब देखिए कितना Cl है इसमें टोटल, 4 Cl यहाँ से, 2 Cl यहाँ से, 4 Cl यहाँ से, 2 Cl यहाँ से, इसलिए क्या हो गया? PtCl6 हो गया। अब कहेंगे सर हाइड्रोजन का क्या करें? तो हाइड्रोजन का कुछ नहीं करना है, इसको उठा के बाहर फेंक दो। क्या उठा के बाहर फेंक दो? इसको बोला जाता है, आईपीएससी में आपको बताऊंगा, हेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक एसिड। हेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक एसिड क्या बोलते हैं? हेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक एसिड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक एसिड। आईपीएससी में मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं लिखा हूँ उसको। ठीक है, अब देखिए आपका कॉम्प्लेक्स क्या बना? H2 बना, H2PtCl6 बना, H2PtCl6। अब इससे कितना बन जाएगा? क्योंकि कोई Cl तो बाहर है नहीं, हाइड्रोजन बाहर है, AgNO3 का रिएक्शन हाइड्रोजन से होने वाला है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 मोल AgCl बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 0 मोल AgCl। नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए H2 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, कितना Cl है? 6। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो 2 हो गया, H2PtCl6। ये चीज़ें आपको, ये कॉम्प्लेक्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला कॉम्प्लेक्स देखिए, अगला वाला है, अगला है PtCl2.2NH3। अब कहेगा अगर इसका रिएक्शन मैं एक्सेस मोल AgNO3 से करवाऊँ, एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से करवाऊँ, कहेगा कितना मोल AgCl बनेगा? क्या कहेगा? कितना मोल AgCl बनेगा? तो उतना ही मोल AgCl बनेगा जितना Cl बाहर होगा। तो इसके लिए तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा ना, तभी तो चेक कर पाओगे कि कितना मोल AgCl बन रहा है, क्योंकि बिना कॉम्प्लेक्स को तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। पूछेगा तो आपको ऐसे ही। तो याद रखेंगे, जब भी पीटी क्या होता है? अमोनिया के साथ होता है। ठीक है, और Cl के साथ होता है। जब भी पीटी अमोनिया के साथ होता है, Cl के साथ होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेके जाता है। क्या लेके जाता है? 4। तो बन गया कॉम्प्लेक्स। बड़ा बड़ा स्फीयर बना दीजिए, बन गया। पीटी को अंदर रखिए। ठीक है, सबसे पहले अप्रोच आपका क्या रहता है? न्यूट्रल लिगेंड को एक्सेप्ट करना। न्यूट्रल लिगेंड कितना है? 2। दोनों NH3 को ले लीजिए। क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो गया? क्या नहीं, अभी 2 Cl हमको चाहिए। यहाँ से 2 Cl उठा लीजिए। क्या कुछ बाहर बचा? क्या कुछ बाहर नहीं बचा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0 मोल AgCl, क्योंकि AgCl तभी बनेगा जब Cl बाहर होगा, अंदर वाले से तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लीजिए, क्या हो जाएगा? PtNH3 का टॉयस Cl2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 0 मोल AgCl। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितना चीज़ें मैंने आपको बताया इसको आप नोट कर लीजिए। मैं इसको एक टेबल में कर दे रहा हूँ, ताकि आप इकट्ठे नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करिए। देखिए पहला क्या था? पहला था PD, ध्यान देंगे, PdCl2.4NH3, यही था ना डॉट। इसका रिएक्शन किसके साथ कराया गया? एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 के साथ करवाया गया। ठीक है, कहेगा कितना मोल AgCl बनेगा। तो सबसे पहले इसका कॉम्प्लेक्स बनाना, आपको कॉम्प्लेक्स बनाने सिखा दिया हूँ। ठीक है,
अब आपको बताना नहीं है, इतने तो आप होशियार हो ही गए हैं, ठीक है, इतने तो आप होशियार हो ही गए। तो कितना Cl बाहर है, 2 Cl बाहर है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से 2 मोल AgCl बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अगला क्या था, अगला था NiCl2.6H2O, इसका भी रिएक्शन कराया गया इसी के साथ, एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 के साथ। कहेगा कितना मोल AgCl बनेगा, तो इसका भी मैंने आपको कॉम्प्लेक्स बनाना सिखा दिया है। NiH2O का 6 और क्या हो जाएगा 2 Cl2 बाहर हो जाएगा, तो यानी यहाँ से भी आपको क्या हो जाएगा 2 मोल AgCl बन जाएगा, 2 मोल AgCl बन जाएगा, ठीक, ये हुआ। अगला क्या था, अगला था आपका PtCl4.2HCl, इसका भी वही काम है, इसका भी रिएक्शन मैंने करवा दिया। PtCl4.2HCl, इसका कॉम्प्लेक्स क्या बना था, हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड, हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड ये बना था। अब इसका आप रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी Cl बाहर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 मोल AgCl बन जाएगा। ये उतना इजी नहीं है जितना आपको लग रहा होगा, क्योंकि मैंने 2 बार चीज़ बता रखी है, ठीक है, इजी होना चाहिए और याद कर लेंगे तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर जाएंगे। हालांकि नीट एग्जाम में कभी भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है ना, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बल्कि यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अभी आपका केवल COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, COCl3.3NH3, सॉरी COCl3.4NH3 और COCl3.3NH3 वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, अभी से यहाँ से टच नहीं किया गया है। मणिपुर एग्जाम में यहाँ से आ गया था, मणिपुर एग्जाम में यहाँ से आ गया था, ठीक, लेकिन वो भी डबल साल्ट करके पूछा था, डबल साल्ट इनको डाल दिया था, पूछा था कि कॉम्प्लेक्स साल्ट और डबल साल्ट क्या है। उस क्वेश्चन को भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, जो मणिपुर नीट एग्जाम में आया था, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से 0 मोल AgCl बनेगा, इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगला है, अगला आपका क्या था PtCl2.2NH3 था, ठीक है, इसका भी रिएक्शन करवाया गया एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 के साथ, इसका भी मैंने आपको कॉम्प्लेक्स बनाने सिखा दिया है। क्या मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया, PtNH3 का ट्वाइस और Cl2, कुछ भी बाहर नहीं तो कितना हो जाएगा यहाँ से 0 मोल AgCl, क्या हो जाएगा 0 मोल AgCl। नोट कर लीजिए, ये आपका टोटल टेबल है जो मैंने इसको सजाने का प्रयास किया है, ठीक है, एक साथ लिखने का प्रयास किया है। इसी टेबल को आप याद रखेंगे, ये टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब देखिए एक टर्मिनोलॉजी और पढ़ते हैं, एक टर्मिनोलॉजी और पढ़ते हैं, इसका नाम होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हालांकि ये चीज़ें आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़नी है, लेकिन ये चीज़ें बस आपके काम की क्या है, यहाँ से ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ आयन के, किसके, नंबर ऑफ आयन्स के, नंबर ऑफ आयन्स के। याद रखेंगे इसमें कैटायन को भी मैं गिनूंगा और एनायंस को भी गिनूंगा, कैटायंस को भी और एनायंस को, दोनों। आयन्स का मतलब क्या होता है, इसमें दोनों हो, कैटायन भी और एनायन हो, ठीक है, दोनों, कैटायन को भी है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही चीज़ को आप गिनेंगे, सबको काउंट करना है। तो मान लीजिए किसी का अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपसे पूछता है तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ आयन्स काउंट कर लेंगे, जिसमें जितना ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स होगा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सारा खेल नंबर ऑफ आयन्स का ही है, सारा खेल नंबर ऑफ आयन्स का ही है। जिसमें जितना ज़्यादा नंबर ऑफ आयन होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ COCl3.6NH3, ठीक है, इसको तो सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। आपको पता है कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, ये मैंने आपको बातें बता रखी। तो सबसे पहले कोबाल्ट को लाइए, सबसे पहले कोबाल्ट किसको, न्यूट्रल लिगेंड को अप्रोच करना चाहता है, न्यूट्रल कौन है, NH3 है,
ठीक है, वो भी कितना है 6 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो पूरा हो गया। अब कितना Cl बचा, जितना Cl बचा उसको उठा के बाहर फेंक दीजिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कहेगा सबकी मैं आपको कंडक्टिविटी टोटल नंबर ऑफ आपको आयन कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। देखिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप अगर पानी में डालेंगे, इसको आप पानी में डालेंगे ना, तो पानी में डालने के बाद ये ब्रेक कर जाता है। जैसे आप इसको पानी में डालेंगे ये ब्रेक कर जाएगा। हमेशा याद रखना अंदर वाला पार्ट कभी ब्रेक नहीं करता है। आपको कॉम्प्लेक्स साल्ट में ऐसा बता चुका हूँ, अंदर वाला पार्ट कभी ब्रेक नहीं करता है। कौन टूटेगा, ये काउंटर है बाहर वाला, ये टूट जाएगा। एक Cl पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। ऐसा कितना Cl है, 3 Cl है, क्या हो जाएगा 3 Cl माइनस। अब यहाँ पे आप टोटल चार्ज काउंट करके बताइए, 3 इंटू यहाँ से कितना आएगा, टोटल -3 चार्ज आएगा। अगर ये अकेले -3 बिल्ड कर रहा है तो इसको कितना मिलना चाहिए, +3, तभी तो दोनों मिला के न्यूट्रल होगा, तभी तो दोनों मिला के न्यूट्रल होगा। ठीक है, तभी तो दोनों मिला के न्यूट्रल होगा। इसको ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, अब बताइए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयन आप कैलकुलेट करिए, टोटल नंबर ऑफ आयन आप कैलकुलेट करिए। यहाँ से कितना एनायन आपको दिख रहा है, 3 एनायन दिख रहा है, यहाँ से 3 एनायन। आपको कैटायन कितना दिख रहा है, इतना। ये टोटल पार्ट क्या है, 1 है। ये टोटल पार्ट क्या है आपका, इसको 1 काउंट करेंगे, इस टोटल पार्ट को। एनायन आपका कितना दिख रहा है, 3। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हुआ, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना हुआ, टोटल 4। कितना हुआ, 4। तो इस तरीके से आपको आयन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को तोड़ना पड़ेगा पानी में डाल के, उसके बाद ही आप बता पाओगे कितना आयन बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कितना एनायन बनेगा, आयन नहीं पूछ रहा हूँ, कितना एनायन बनेगा, तो केवल 3 बताना है, केवल 3। तब कैटायन को काउंट नहीं करना है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितना कैटायन बन रहा है, तो केवल 1 बताएंगे, तब आपको एनायन को नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल आयंस कितना बनेंगे, तो आयंस में दोनों को कैलकुलेट करना है, एनायन को भी और कैटायन को भी। ठीक, तो आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब बताइए, इसका एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो होता है। क्या होता है, कहता है किसका इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो क्या होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो कुछ नहीं होता है, इसका नंबर कितना है 1, कितना है 1, और एनायन का नंबर है कितना 3, तो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। समझ में आया, इंसाइड में दिया है, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो क्या हो जाएगा 1:3, क्योंकि ये कितना है 1 और ये 3, इसी का पूछा है। कहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो कैटायन का एनायन के बताइए। तो कैटायन कितने नंबर में है 1, एनायन कितने नंबर में है 3, क्या हो जाएगा 1:3। नोट करिए, अगला बताते हैं। अब देखिए अगला आपसे क्या है, COCl3.5NH3 ना। इसमें भी आपसे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना है। पहले सिखा रहा हूँ, सीख लीजिए, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। भले लेक्चर ज़्यादा लगे, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा कर पाओ और जेईई नीट एग्जाम में भी आप अच्छा कर पाओ। ठीक है, इसलिए सारी चीज़ें हाथ में ही रख के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ। चाहता तो इसको कल ही खत्म कर दिया होता, लेकिन देखिए धीरे धीरे सीखिए, मज़े से सीखिए। ठीक है, टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बड़ा अच्छा टॉपिक होता है और काफ़ी हार्ड भी होता है, बहुत लोग इसको पढ़ाने से भी कतराते हैं ना। तो डरना नहीं है, किसी चीज़ के लिए डरना नहीं है। ठीक है, बस पेशेंस बना के रखिए। कोई चीज़ हार्ड नहीं होता है, अगर आपको समझ में आता है तो चीज़ें, देखिए लाइफ में कुछ चीज़ें को लगती है हार्ड है और ईजी कुछ नहीं होता है। जो भी अगर आपको जो चीज़ आपको आता है वो चीज़ आपके लिए आसान है, नहीं आता तो हमारे लिए हार्ड है। ठीक है, आता है तो अच्छा है, नहीं आता तो हार्ड है। तो सीखिए, पहले चीज़ों को सीखिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, उसको लिए आपको टाइम देना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग जाए, भागना सलूशन नहीं होता है। आप कब तक भागोगे, किसी चीज़ से आप कब तक भागेंगे। ठीक है, इसलिए भागना नहीं, उसको और टाइम देना है, उसको समझना है। आप किसी के बिहेवियर को तभी नहीं जान पाएंगे जब उसके साथ आप टाइम बिताएंगे ना, उसको आप समय देंगे, तभी ना उसके बारे में आप सारी चीज़ों को जान पाएंगे। इसका नेचर कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा, ये करता क्या है, ठीक है, इसकी क्या है, सारी चीज़ें आप जान पाएंगे उसके बारे में। तो जानना
उसके साथ रहना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा आपको, तब आप उसके बारे में सारी डिटेल उसके बारे में जान सकते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ भी लागू होती हैं। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको जानना है, अगर वो हार्ड है, आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो समझने के लिए आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। आपको हर सब्जेक्ट से ज़्यादा उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट अगर आपको आता है तो उसको भी टाइम देना पड़ता है, लेकिन जो नहीं आता है उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तभी आप उसको गेन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो भागना नहीं है, ठीक है, डटे रहना है, लड़ते रहना है, और जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होता है तब तक चलते रहना है, ठीक है। इसलिए आराम आराम से पढ़िए, प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रिजल्ट पे कभी ध्यान मत दीजिए, प्रोसेस पे वर्क करिए। आपका प्रोसेस क्या है, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ना है और एक कंटिन्यूटी बनाना है, एक कंसिस्टेंसी बनाना है, उसी के हिसाब से पढ़ाई करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंस रहेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। इसलिए अपने लिए ईमानदार बनिए, अपने से प्यार करिए, ठीक है। सबसे जरूरी है अपने से प्यार, अपने लाइफ से प्यार करना, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है। किसी का नकल मत करिए, किसी का नकल, किसी से, देखिए किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी से कभी भी अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो, आप अपने आप में क्या हो, बेस्ट हो, सर्वश्रेष्ठ हो, आपसे अच्छा कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। इसलिए किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। वो अलग बंदा है, आप अलग बंदे हैं, आपकी अलग कैटेगरी है, उसकी अलग कैटेगरी है, आपको आपके सोचने का तरीका अलग है, उसका अलग है। इसलिए ऐसा नहीं वो अच्छा सोचता है, मैं नहीं सोच पाता हूँ, आप भी वैसा काम करिए ताकि आप भी वैसा सोच लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से, देखिए COCl3.5NH3, COCl3.5NH3, इसका हमको नंबर ऑफ आयन बनाना है। तो मैंने आपको इसका कॉम्प्लेक्स बनाना सिखा दिया था, बताया था कि सबसे पहले आप बड़ा बड़ा स्फीयर बनाइए, रखिए सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। हमने बताया कोबाल्ट कितना कोऑर्डिनेशन नंबर अचीव करता है, 6 करता है, वो भी सबसे पहले किसके पास जाता है, न्यूट्रल लिगेंड के पास। ये कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड पाँचों को पाँच उठा लीजिए, ठीक है, पाँचों को पाँच उठा लिया, 5 कितना हो गया, 5 लिगेंड हो गया। अब देखिए 5, क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो गया, नहीं, तो एक Cl को भी उठा लीजिए और बाकी बचा जितना Cl उसको बाहर उठा के फेंक दीजिए, ठीक है। अब आप इसको पानी में डालेंगे ना, पानी में डालते ही ये टूट जाएगा, लेकिन याद रखेंगे अंदर वाला पार्ट नहीं टूटता है, के लिए टूटेगा। तो टूटने के बाद क्या होगा, CONH3 का 5Cl और प्लस क्या हो जाएगा, 2Cl माइनस हो जाएगा। अब देखिए इस टोटल पे कितना चार्ज आ रहा है, -2 आ रहा है ना, एक Cl पे कितना होता है, -1, तो 2 Cl कितना हो जाएगा, -2। अगर ये -2 ले रहा है तो ये कितना लेगा, +2 लेगा, समझ में आया। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना हुआ बताइए। एक तो ये कैटायन हो गया और 2 एनायन, कितना हुआ, 1 + 2 कितना होता है, 3। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना है, 3 है। टोटल नंबर ऑफ आयन कितना है, 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ एनायंस कितना है, तो एनायंस 2 हैं और कैटायन कितना है, 1 है केवल। इस तरीके से बताइए इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो क्या होगा, कैटायन कितना है 1, एनायन कितना है 2, क्या हो जाएगा 1:2। इसको भी याद रखना, एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक, नोट कर लीजिए। एक और बचा है आपका COCl3, ये तो फिर से रिपीट हो जा रहा है भाई, COCl3.4NH3, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कहेगा टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना बनेगा, तो सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, CONH3 का 4। अभी क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो गया, नहीं, एनायन के पास जाइए, Cl2, एक Cl बचा बाहर उठा के फेंक दीजिए। अब इसको पानी में डालिए, आप पानी में इसको डालेंगे ना, तो पानी में डालने के बाद ये यहाँ से टूट जाएगा, इतने पार्ट का कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए CONH3 का 4Cl2 ना प्लस 1 Cl माइनस, एक Cl पे कितना चार्ज है, -1 है, तो इस पे टोटल कितना आना चाहिए, +1, ठीक। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ आयंस बताइए, टोटल नंबर ऑफ आयंस बताइए। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना होगा, एक कैटायन है, एक एनायन है, 1 + 1 कितना आ गया, 2। इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो क्या होगा, 1:1, तो ये होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो 1:1 हो जाएगा, ठीक, 1:1। इसको नोट कर लीजिए। अब इसको मैं एक साथ कर दे रहा हूँ,
ठीक है। आपको कंडक्टिविटी का आर्डर बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसको मैं एक साथ बता दे रहा हूँ आपको। COCl3 डॉट 6NH3, ठीक। कॉम्प्लेक्स बनाइए यहाँ से, CONH3 का 6, यहाँ से Cl3 बाहर हो गया, ठीक है, Cl3 बाहर हो गया। अब यहाँ पे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ आयन बताइए, पहले सबका लिख लेते हैं। COCl3 डॉट 5NH3, ठीक, यहाँ से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा CONH3 5Cl, यहाँ पे Cl2, ठीक। ये 1 है, ये 2 है, 3 वाला आता है। COCl3 डॉट 4NH3, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा CONH3 का 4Cl2, एक Cl बाहर। अगला है चौथा, COCl3 डॉट 3NH3, इसका कॉम्प्लेक्स क्या बनाएंगे आप? CONH3 का थ्राइज Cl3, कुछ भी बाहर नहीं। इसका पूछेगा इन चारों की क्या पूछेगा? इन चारों की क्या पूछेगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आर्डर बताइए। क्या कहेगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आर्डर बताइए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आर्डर बताइए, ये पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आर्डर आप कैसे बताएंगे? जिसमें जितना ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होगा उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी? उसकी सबसे ज़्यादा होगी, है ना। तो नंबर्स आप आयन कर लीजिए। जब भी आप इसको वाटर में डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो ये कैसे टूट जाएगा? किस तरीके से टूटेगा? ठीक है, तो किस तरीके से टूटेगा? ये टूट जाएगा इस तरीके से। CO थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ, एडजस्ट करिएगा, ठीक है। CONH3 का 6, ठीक है, प्लस 3Cl माइनस, यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक Cl पे कितना चार्ज होता है? -1। ऐसा कितना Cl है? 3Cl -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना आया है यहाँ भी उतना आना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना है यहाँ पे? यहाँ पे एक तो ये है, ठीक है, और क्या 3 ये है। कितना हो गया टोटल? 3 ये है। क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हो गया? 4, ठीक। टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हो गया? 4। इसको भी यहीं से कैलकुलेट करिए। पानी में डालिए, मैं डाल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पानी में डालेंगे तो थोड़ा सा एरो छोटा बनाता हूँ। पानी में डालेंगे, पानी में, ठीक है, तो पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? CONH3 आप कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं कर देता हूँ, जगह का थोड़ी कमी है। CONH3 5Cl, ठीक है, प्लस 2Cl माइनस, यहाँ पे +2। आप समझ रहे हैं क्यों? आप समझ रहे हैं क्यों? ठीक है। एनायन कितना है? 2 है। कैटायन कितना है? 1 है। तो टोटल कितना हुआ? टोटल 3 हुआ। तो यहाँ से कितना टोटल नंबर ऑफ आयन आया? 3 आया। अब यहाँ से कितना आएगा? इसको भी आप पानी में डाल दीजिए। पानी में डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? CONH3 का 4Cl2 प्लस Cl माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा? +1। आप समझ रहे हैं क्यों? ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आयन कितना होगा? यहाँ से 1, यहाँ से 1, कितना आ जाएगा? टोटल 2। यहाँ पे तो इसको डालेंगे तो टूटेगा नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे तुरंत बोल सकते हैं यहाँ पे 0 आयन। क्या हो जाएगा? 0। तो सबसे ज़्यादा आयन किस में है? 1 वाले में। कितना है? 4 आयन है, तो 1 की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। फिर किस में है? देखिए यहाँ पे 3 वाला, तो फिर किस में है? हो जाएगा 2 वाले में। 2 वाले में कितना है? 3 है। 3 वाले में कितना है? 3 वाले में कितना है? 2 है। और 4th वाले में तो कुछ भी नहीं है। ये आपका हो जाएगा आर्डर किसका? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। और इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो इसका कितना होगा? इसका 1:3 हो जाएगा। इसका केवल, इसका कितना होगा? इसका 1:2 हो जाएगा। समझ में आया? इसका कितना होगा? 1:1। इसका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो। इतना नोट करिए, ठीक है। अब देखिए, यहीं पे फिनिश करते हैं ना, यही फिनिश करते हैं। आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो लेक्चर केवल क्या आएगा? टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे। लिगेंड के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, लिगेंड्स के बारे में। इसलिए अब आप पहले से पढ़ के आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा।
ठीक है। जैसे लिगेंड्स पढ़ेंगे टाइप ऑफ लिगेंड में, कैटायनिक लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है और एनायनिक लिगेंड होता है, ठीक है। और लिगेंड को कई कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है। अब देखिए इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आपका टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में, लिगेंड क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप का लिगेंड होता है, तो सारी चीज़ों को कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इसलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिगेंड पढ़ के आएंगे, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड देखेंगे बहुत सारा, जिसको पढ़ के आना पूरा बढ़िया से, ठीक है। जैसे मैंने इसको अच्छे से खत्म किया है, इस पर कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। जैसे मणिपुर में आपका ये क्वेश्चन आया था तो कर लेंगे, ठीक है। और भी नीट एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं तो कल की क्लास में ही कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ भी छूटेगा नहीं। और साथ साथ में आप अपना बोर्ड का क्या करेंगे, बोर्ड का प्रैक्टिस पेपर लगाते जाइए साथ साथ में जितना है, ठीक है। अब मैंने इतना तैयार करवा दिया था, आपको इतना तैयार होना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। ये मोर देन नीट के लिए भी इनफ है। मैं जितना पढ़ाऊंगा नीट के लिए भी इनफ होगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा जेई को भी टच करूँ, तो एक लेवल आगे ही जाएगा। तो इसलिए बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से, ठीक है। एंजॉय करके पढ़िए, ठीक है। तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक।